नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल बुक की तीसरी पोयम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ रहे थे और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 6वां क्वेश्चन ये करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स यानी क्या बनाता है द अर्थ पृथ्वी को ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो कौन सी ऐसी चीज है जो पृथ्वी को सुंदर बनाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए हमने आपको पोयम में बताया था कि बारिश जो है पृथ्वी को सुंदर बना देती है, और कैसे बनाती है ये भी बताया था। जब बारिश जो है आसमान से पृथ्वी पे गिरती है तो पृथ्वी के जो सूखे सूक्ष्म कण होते हैं और धूल की परतें होती हैं सब धुल जाती हैं, और जो पृथ्वी पे बीज डले रहते हैं ना, वो बीज भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी जो है सुंदर बन जाती है। तो देखिए आंसर बताया गया है, बारिश जो है पृथ्वी को सुंदर बनाती है। वह बारिश जो है क्या करती है, पृथ्वी के जो सूखे सूक्ष्म कण हैं और जो धूल की परतें हैं उनको धोने के लिए पृथ्वी पर आकाश से गिरती है बारिश। और जो है बारिश की बात करें तो बारिश जो है और क्या करती है, जो आजन्मे बीज होते हैं, मतलब ऐसे बीज जिनसे अभी पौधा नहीं बना है, उनको अंकुरित होने में मदद करती है। तो अब देखेंगे हम इन तीनों लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कठिन मीनिंग है। यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले तो गिरना क्या होता है आपको पता होगा, फाल यानी होता है गिरना। FALL जो होता है, फाल का मतलब होता है गिरना, प्रेजेंट सिंपल होगा, फॉल्स हो जाएगा। और स्काई यानी आकाश को कहते हैं, तो फ्रॉम द स्काई आकाश से, और अर्थ यानी पृथ्वी होता है। और फिर धोना यानी कि क्या होता है, वाश होता है, आपको पता होगा। और फिर डस्ट यानी धूल, डस्ट लेयर्स यानी धूल की परत कहलाती हैं, तो डस्ट लेयर आपको पता होगा ये। और फिर ड्राई यानी सूखे होते हैं, लेकिन सूक्ष्म कणों के लिए जो होते हैं टिनी यानी बहुत सूक्ष्म होते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब होता है कण, तो टिनी पार्टिकल्स का मतलब हो गया सूक्ष्म कण, और ड्राई मतलब सूखे हो गया। और फिर अर्थ यानी पृथ्वी की बात हो गई। और फिर आगे देखिए मदद करना जो होता है हेल्प होता है। अंकुरित होना, ध्यान रखना, अंकुरित होने के लिए जर्मिनेट कहा जाता है। ध्यान रखना, जर्मिनेट मतलब होता है अंकुरित होना। तो फिर अंकुरित होने में टू लगा के लिखेंगे, टू जर्मिनेट। और सीड यानी होते हैं बीज, सीड्स यानी बीजों को। आजन्मे, अब देखिए आजन्मे के लिए क्या कहते हैं, अनबॉर्न कहते हैं, जिनने जन्म नहीं लिया। अनबॉर्न सीड्स यानी कि हो गए बीज, तो अनबॉर्न सीड्स यानी आजन्मे बीज। तो यहाँ पे आजन्मे बीज को अनबॉर्न सीड्स, और अंकुरित होने को टू जर्मिनेट कहेंगे, हेल्प यानी मदद करना, और बारिश यानी रेन होता है। और यहाँ पृथ्वी को अर्थ कहते हैं ड्राई यानी सूखे, और टिनी पार्टिकल्स यानी कि जो होते हैं सूक्ष्म कण, और डस्ट लेयर्स यानी धूल की परतें, और वाश यानी धोना, टू वाश यानी धोने के लिए, अर्थ यानी पृथ्वी, ऑन यानी पर, और फिर आकाश को स्काई कहते हैं, फ्रॉम यानी से, और गिरना को फॉल कहते हैं। देखिए बहुत सरल सा आंसर है। देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, बारिश पृथ्वी को सुंदर बनाती है, तो भाट की जगह पे बारिश लिखना है आपको, यानी द रेन। और फिर इसके बाद पूरी क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे आप। तो क्वेश्चन की लाइन क्या है, मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बारिश लिखा, भाट की जगह मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल लिखा। इसके बाद देखिए वह मतलब हम बारिश के लिए देखिए सी भी कह सकते हैं, इट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इट लिखा गया है, तो इट जो है फॉल्स यानी वह गिरती है, फॉल में एस लगा के प्रेजेंट सिंपल है। फॉल्स फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द स्काई यानी कि आकाश से, और ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। और टू वाश धोने के लिए, टू वाश यानी धोने के लिए। अब क्या क्या धोना है, ये सब चीजें धोनी है, तो ये सब चीजें लिख देंगे कि ड्राई सूखे, टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स, ये सब धोनी है ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की। ये सब चीजें धोने के लिए जो है बारिश होती है। तो यहाँ पे इट यानी वह
फॉल्स गिरती है फ्रॉम द स्काई आकाश से, ऑन अर्थ पृथ्वी पे गिरती है, टू वॉश धोने के लिए, और फिर क्या धोना है, ड्राई टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स यानी धूल की परतें, और ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की। अब आगे देखिए जो रेन है, जो बारिश है, वो हेल्प्स मदद करती है, और किस चीज में मदद करती है, आजन्मे बीजों की मदद करती है अंकुरित होने में। तो आजन्मे बीज को क्या कहते हैं, अनबॉर्न सीड्स, और टू लगा के जर्मिनेट लिख देंगे। तो यहाँ पे द रेन जो बारिश है वो हेल्प्स मदद करती है, और फिर द अनबॉर्न सीड्स की, और टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने में। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए व्हाट की जगह द रेन लिखा, मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, और इट वह जो है फॉल्स गिरती है फ्रॉम द स्काई आकाश से, ऑन अर्थ पृथ्वी पे, टू वॉश धोने के लिए, और फिर ड्राई टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ, और फिर द रेन जो बारिश है वो हेल्प्स करती है, और फिर द अनबॉर्न सीड की हेल्प करती है, और टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये बहुत सरल सा आंसर है क्योंकि इसमें ज्यादा कठिन वर्ड नहीं आया, बस एक दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, टिनी पार्टिकल्स हो गए, डस्ट लेयर्स हो गई, और फिर अनबॉर्न सीड्स हो गए, और टू जर्मिनेट हो गए। बाकी तो कोई कठिन वर्ड नहीं आए हैं, तो आराम से ये ट्रांसलेट करते बन जाना चाहिए सबसे। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स क्या होता है, व्हेन द रेन जब बारिश फॉल्स गिरती है, ऑन द सीड्स यानी जब बारिश जो है बीजों पर गिरती है तब क्या होता है। तो देखिए अभी अभी हम देख चुके हैं क्या होता है जब बारिश गिरती है। तो देखिए बीज अंकुरित होने लगते हैं, जो आजन्मे बीज होते हैं वो अंकुरित होने में मदद करती है बारिश, और फिर धीरे धीरे नए पौधे बनने लगते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब बारिश बीजों पर गिरती है, और आंसर इसका बताया गया है कि बारिश जो है आजन्मे बीजों को अंकुरित होने में मदद करती है, और जब बारिश बीजों पे गिरती है तो वे अंकुरित होने लगते हैं, यानी बीज अंकुरित होने लगते हैं, और नए पौधों को उत्पन्न करने के लिए वो वृद्धि भी करने लगते हैं। तो देखिए ये सरल सा आंसर बताया गया। सरल सा क्यों हो गया, क्योंकि ये लाइन तो अभी अभी हमने पढ़ी है, और ये लाइन हमारी क्वेश्चन की लाइन है, बस ये लाइन हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो कैसे, देखिए ये लाइन अभी अभी हमने पढ़ी थी, वो लाइन क्या थी, देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि द रेन जो बारिश है वो हेल्प्स मदद करती है द अनबॉर्न सीड्स की टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने में। ध्यान देना, द रेन जो बारिश है वो हेल्प्स मदद करती है, द अनबॉर्न सीड्स की मदद करती है टू जर्मिनेट यानी कि अंकुरित होने में, जब बारिश बीजों पर गिरती है। व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स, ये लाइन मिल गई क्वेश्चन की लाइन, व्हेन से लगा के लास्ट तक क्वेश्चन की लाइन, वे अंकुरित होने लगते हैं यानी दे कहेंगे उन बीजों को, तो दे, और जर्मिनेट यानी अंकुरित होने लगना, तो दे जर्मिनेट, वे अंकुरित होने लगते हैं। एंड वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स यानी नए नए पौधे को प्रोड्यूस करने लगते हैं। प्रोड्यूस करना यानी कि उत्पन्न करना, तो यहाँ पे उत्पन्न करने के लिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के लिए, वृद्धि करने लगते हैं। देखिए वृद्धि करना जो होता है ग्रो होता है, और वृद्धि करने लगते हैं प्रेजेंट सिंपल, तो ग्रो में एस जोड़ देंगे, ग्रोज। तो यहाँ पे एंड ग्रोज, और वो वृद्धि करने लगते हैं, और फिर टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए, न्यू प्लांट्स नए नए पौधों को उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दे जर्मिनेट, वे अंकुरित होने लगते हैं, एंड ग्रोस, और वो वृद्धि करने लगते हैं, और फिर टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के लिए, और न्यू प्लांट्स यानी नए नए पौधे। तो एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए ये लाइन तो अभी अभी हमने पढ़ी है पिछले में, कि द रेन जो बारिश है वो हेल्प्स मदद करती है, और द अनबॉर्न सीड्स की टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने में, फिर व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स, फिर देखिए दे जर्मिनेट, वे अंकुरित होने लगते हैं, एंड ग्रो, और वृद्धि करने लगते हैं, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए, न्यू प्लांट्स यानी नए नए पौधे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 6वां क्वेश्चन, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हैपन यानी घटित होना या होना, तो क्या होगा यदि इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है, डज नॉट को डजंट कहते हैं। यहां पे भी वही सब है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ देयर इज नो रेन, यदि कोई बारिश ना हो।
तो देखिए यदि बारिश नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए इसका आंसर वैसे तो आप मन से लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में पोयम में ये नहीं बताया गया कि बारिश ना हो तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए यदि बारिश नहीं होती है ना तो पृथ्वी जो है बिल्कुल सूखी रह जाएगी, और फिर जो है सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। वो जैसे ही धरती सूखी रह जाएगी ना तो पीछे पीछे जो है अकाल या सूखा पड़ता जाएगा, और जो धूल की परतें हैं वो हट नहीं पाएंगी, और जो हमारा पर्यावरण का तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो गड़बड़ हो जाएगा, और नदियां भी सूख जाएंगी, जंगल नष्ट होते जाएंगे, और पेड़ पौधों पे भी तो असर पड़ेगा कि उनको भी पानी की कमी हो जाएगी, तो उस कारण पेड़ पौधे सूखकर मरते जाएंगे, और हर किसी प्राणी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भोजन की भी समस्या होती जाएगी धीरे धीरे। तो देखिए आंसर बताया गया, यदि बारिश नहीं होती है तब पृथ्वी सूखी बनी रहेगी, और जो सूखा है वो पीछे पीछे आ जाएगा। मतलब जब धरती सूखी 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 लगातार बनी रहेगी ना तो सूखा भी पीछे पीछे आता जाएगा, और धूल की परतें वो धुलकर हट नहीं पाएंगी, और जो इकोसिस्टम होता है, परिस्थितिकी तंत्र, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि नदियां सूख जाएंगी, जंगल नष्ट होते जाएंगे, और जो है पेड़ पौधे और पानी की कमी जो बहुत सारी हो जाएगी, पेड़ पौधे भी कम जाएंगे और पेड़ पौधे मरते जाएंगे, और हर प्राणी को जो है भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देखते चलते हैं, कौन कौन सी कठिन मीनिंग है। देखिए यहाँ पे यदि बारिश नहीं होती है, ये वाली लाइन हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी कि इफ इट डजंट रेन तब पृथ्वी सूखी बनी रहेगी। ध्यान से समझते चलना, एक एक वर्ड हम आपको बता रहे हैं। तब के लिए कहते हैं THEN, देन होता है तब, आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं सूखी बनी रहेगी। देखिए बने रहना को रिमेन कहा जाता है, रिमेन यानी बने रहना, और सूखी के लिए यहाँ पे जो लिखा गया है वो ध्यान रखना, परचेड लिखा गया है। परचेड का मतलब है सूखाग्रस्त, तो यहाँ पे तब के लिए देन हो गया, और रिमेन यानी बने रहना होता है, और परचेड जो होता है बिल्कुल झुलसा हुआ सूखा। और फिर लेकिन जो सूखा या अकाल होता है इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना कि ड्रॉट्स कहा जाता है। जो सूखा होता है, जो आपदा होती है, उसे ड्रॉट्स कहा जाता है। और फॉलो करना यानी पीछे पीछे आ जाना, ये तो आपको पता होगा, फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे आ जाना। और फिर जो है धूल की परतें यानी डस्ट लेयर्स होती हैं, धूल की परतें कहलाती हैं डस्ट लेयर। और फिर देखिए धुलकर हट जाएंगी, धुलकर हट जाना जो होता है वो होता है वास अवे। ध्यान रखना, वास यानी धोना होता है, और अवे अवे यानी दूर होता है, लेकिन वास अवे यानी धुल करके हटा देना, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वास्ट अवे यानी धुल करके हटा देना का थर्ड फॉर्म हो गया, या सेकेंड फॉर्म भी हम कह सकते हैं, तो वास्ट अवे हो गया। इसके बाद देखिए इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होना इंग्लिश वर्ड होता है, यानी गड़बड़ हो जाना डिस्टर्ब कहते हैं। नदियां सूख जाएंगी, तो देखिए सूख जाना ड्राई होता है, सूखना, तो DRY होता है ना, IED कर देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जंगल नष्ट होते जाएंगे, जंगल यानी फॉरेस्ट, और डिस्ट्रॉय होते हैं नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट होते जाएंगे, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फिर आगे देखिए पेड़ पौधे पानी की कमी के कारण मर जाएंगे, मर जाना यानी डाई होता है मरना। और फिर ड्यू टू होता है के कारण, देखिए ड्यू टू यानी होता है के कारण, और लैक यानी होती है कमी। ध्यान रखना, लैक यानी कमी, ड्यू टू यानी के कारण होता है, लैक यानी कमी। और फिर जो है एवरी बीइंग यानी हर प्राणी, देखिए जैसे ह्यूमन बीइंग होता है मानव, वैसे यहाँ पे एवरी यानी हर एक या प्रत्येक बीइंग लिख सकते हैं, मानव के लिए या प्राणी के लिए कह सकते हैं। तो एवरी बीइंग यानी हर प्राणी, भोजन की कमी यानी फूड यानी भोजन। देखिए यहाँ पे फूड यानी भोजन, और फिर शॉर्टेज आपने सुना होगा, फूड शॉर्टेज के भोजन की समस्या या भोजन की कमी, फूड शॉर्टेज। और फिर उसका सामना करना, फेस यानी सामना करना होता है, तो फेस आपको पता है सामना करना, और फूड शॉर्टेज यानी भोजन की कमी, और फिर एवरी बीइंग यानी हर एक प्राणी को, और डाई मरना होता है ड्यू टू के कारण, लैक यानी कमी होती है, वाटर यानी पानी, और पेड़ यानी ट्री होते हैं, प्लांट्स यानी पौधे होते हैं, और रिवर्स नदियां होती हैं, और ड्राई यानी सूखना होता है, ड्राई का थर्ड फॉर्म ड्राइड।
और जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, और डिस्ट्रॉयड नष्ट होना, डिस्टर्ब्ड यानी गड़बड़ हो जाना, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और ड्रॉट्स यानी सूखा, फॉलो यानी पीछे पीछे आ जाना, एंड जो है डस्ट लेयर्स और वास्ट अवे यानी धुलकर हट पाना, और फिर रिमेन बने रहना, और परचेड यानी कि झुलसा हुआ या सूखा, और अर्थ पृथ्वी देन यानी तब। देखिए आपको बड़ा आंसर लग रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारे मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, यदि बारिश नहीं होती है, इफ इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है, देन तब, द अर्थ जो पृथ्वी है सूखी बनी रहेगी, फ्यूचर सिंपल है तो विल सहाय क्रिया लगा के रीमेन बनी रहेगी, और फिर परचेड बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन क्या है, यदि बारिश नहीं होती है, इफ इट डजंट रेन, देन तब, द अर्थ जो पृथ्वी है विल रिमेन बनी रहेगी, परचेड यानी कि बिल्कुल झुलसी हुई बनी रहेगी। फिर देखिए जो सूखा है वो पीछे पीछे आ जाएगा, तो जो ड्रॉट्स है सूखा है विल फॉलो, वो फॉलो कर जाएगा, पीछे पीछे आता जाएगा। तो जो ड्रॉट्स है वो विल सहायक क्रिया लगा के फॉलो यानी पीछे पीछे आता जाएगा। एंड ध्यान रखना आगे, एंड जो है अब बताया गया धूल की परतें जो है नहीं हट पाएंगी, धुल करके नहीं हट पाएंगी। तो एंड और फिर डस्ट लेयर्स यानी धूल की परतें, फिर यहाँ पे देखिए विल सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन यहाँ धुल कर नहीं हट पाएंगी। ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में बनाया गया। इस वजह से यहाँ पे आप क्या करेंगे कि नॉट और बी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ध्यान रखना क्योंकि हमने वास्ट अवे जो आपको बताया है वो इसी वजह से बताया है क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में बना है, और पैसिव वॉइस में आपको पता होगा कि यहाँ पे सेल विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो विल के बाद नॉट और फिर बी थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे लगा देते हो, लगाते हैं ना, तो विल नॉट और फिर बी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बी लगा के देखिए पहले तो नॉट लगा दिया, फिर बी लगा के वास्ट अवे हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड डस्ट लेयर्स विल नॉट और बी वास्ट आउट। फिर आगे देखिए द इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है विल, अब यहाँ पे भी आपको बी लगा के थर्ड फॉर्म बी डिस्टर्ब्ड, द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि, अब देखिए क्योंकि को बिकॉज कहते हैं और एज भी होता है क्योंकि के लिए, तो एज लिख दें हम, और जो रिवर से नदियां यहाँ पे विल सहायक क्रिया लगा के बी थर्ड फॉर्म फिर लिखेंगे कि बी ड्राइड सूख जाएंगी। तो यहाँ पे बिकॉज या फिर एज जो रिवर से नदियां हैं वो विल सहायक क्रिया लगा के बी ड्राइड सूख जाएंगी, और फिर जो जंगल हैं फॉरेस्ट हैं यहाँ भी विल सहायक क्रिया लगा के बी थर्ड फॉर्म यानी बी डिस्ट्रॉयड नष्ट होते जाएंगे। तो देखिए क्या बनाया हमने यहाँ पे, द इकोसिस्टम विल, बी लगा के थर्ड फॉर्म यानी बी डिस्टर्ब्ड, एज क्योंकि जो रिवर्स हैं विल बी ड्राइड सूख जाएंगी, और जो फॉरेस्ट हैं जंगल हैं विल बी डिस्ट्रॉयड नष्ट होते जाएंगे। आगे देखिए पेड़ पौधे पानी की कमी के कारण मर जाएंगे, तो यहाँ पे विल सहायक क्रिया के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पे से वॉइस नहीं है। देखिए पेड़ पौधे यानी कि हम कहेंगे ट्रीज एंड प्लांट्स कहेंगे, विल सहायक क्रिया डाई मर जाएंगे ड्यू टू के कारण, और फिर लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी के कारण, तो लैक ऑफ वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स विल सहायक क्रिया डाई मर जाएंगे ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ वाटर पानी की कमी के कारण, और फिर एवरी बीइंग हर प्राणी को सामना करना पड़ेगा विल सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म, यहां भी पैसिव वॉइस नहीं है, तो एवरी बीइंग हर प्राणी को विल सहायक क्रिया फेस सामना करना पड़ेगा, और किस चीज का, जो फूड शॉर्टेज है उसका सामना करना पड़ेगा, भोजन की कमी का। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि बारिश नहीं होती है, ये क्वेश्चन की लाइन आपको मिल चुकी थी कि इफ इट डज नॉट रेन देन तब द अर्थ पृथ्वी विल रिमेन बनी रहेगी, पर चेड यानी झुलसी हुई बनी रहेगी या सूखी, और फिर जो ड्रॉट्स है सूखा है वो विल फॉलो पीछे पीछे आ जाएगा, एंड द डस्ट लेयर्स जो हैं विल नॉट बी लगा के वॉश्ड अवे यानी कि हट नहीं पाएंगी, और द इकोसिस्टम विल बी लगा के थर्ड फॉर्म बी डिस्टर्ब्ड, एज क्योंकि जो रिवर्स है नदियां हैं वो विल बी ड्राइड सूख जाएंगी, और जो फॉरेस्ट है विल बी लगा के डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाएंगे, और पेड़ पौधे यानी ट्रीज एंड प्लांट्स विल सहायक क्रिया डाई मर जाएंगे ड्यू टू के कारण,
द लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण, और फिर एवरी बीइंग, हर जो प्राणी, विल फेस, सामना करेगा, फूड शॉर्टेज यानी भोजन की समस्या का सामना करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ये तो अच्छे से आप करके ही चलें। तो ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी कठिन वर्ड हैं, इतने भी कठिन वर्ड नहीं है कि आपको याद ना हो। यदि एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप वाला है और आपको 6-7 वर्ड मीनिंग याद करने के लिए मिल जाते हैं तो कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होते हैं। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।